हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। हम लोग अभी जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अपना साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि संविधान की जो हमारे विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम लोगों यदि बात करें कि क्या क्या पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था दैट मीन्स कि 1773, ये आपको अभी बताना, तुरंत बताइएगा कि 1773 से 1858 तक का क्या था। ठीक है, किसका शासन था। उसके बाद से 1858 से 1947 तक का किसका शासन था, क्योंकि मैंने इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सो आई होप कि आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। और इसके बाद अब आता है, जब ये पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें ये तो था कि ठीक है 1773 से 1858, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसके बाद 1773, फिर 81, फिर 84। और हो सके तो आज का आपका स्टार्टिंग में ही मैं होमवर्क बता देती हूँ कि आप लोग यदि रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको क्या बताना है कि जो 1773 से लेके, ठीक है, जितने भी एक्ट आए हैं उनका सन और उसके आगे उनका नेम लिखते जाना है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद से जितने भी आए हैं 1717 से 1858 तक की ही मैं बात कर रही हूँ, जबकि आपका आता है, खैर आपको बताना है, अभी आप बताइए उसके बाद ही मैं बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, हमने देखा था संविधान सभा किस तरीके से उसका गठन वगैरह होता है, कैबिनेट मिशन के तहत क्या क्या होता है, कितनी बैठकें होती हैं और क्या मतलब कि कितनी चर्चाएं होती हैं, कितने देशों से लिया गया, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है कि संविधान की विशेषता दैट मीन्स फीचर्स की बात करें तो कुछ इसके फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि 1942 में जब संविधान संशोधन हुआ, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। इसके बाद अब मैंने बताया भी ना कि क्वेश्चन बनने हैं और बनते हैं। देखिए कभी कभी ना सीक्वेंस दे देगा कि डेट और वो मिलाने के लिए, आपको जोड़ियाँ मिलाने के लिए देगा कि भाई केशवानंद बनाम भारती मामला है तो कब आया, यहाँ पे 1776 दे देगा या 73 दे देगा, या तो सही देगा या तो गलत देगा। ठीक है, 1973 है तो यहाँ पे या गलत देगा या सही देगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी यूपीपीसीएस का जो मैं बता रही थी वहाँ पे दिया था 24वां संविधान संशोधन, कोई सन नहीं था। ठीक है, सही आपको सीक्वेंस में, यानी कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको सन क्या करना था कि पूरे उस हिसाब से आपको सही सीक्वेंस में सेट करना था। तो 24वां संविधान संशोधन दे दिया, केशवानंद बनाम भारती मामला दे दिया, वीरू बावड़ी जो गोलकनाथ का था उसका दे दिया। अब आपको सीक्वेंस में करना, पहला दूसरा तीसरा कौन सा होगा उसे सेट करिए आप। तो जब हमें डेट सन एग्जैक्टली याद होगा तब हम कर पाएंगे, और इसलिए आपको ये सन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके आगे की जो घटना है उसे भी याद रखना, तभी तो आप कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि मूल संविधान में क्या क्या किस तरीके संविधान मतलब अपने आर्टिकल्स थे आपके 25, अभी तक वर्तमान की बात करें तो पार्ट्स हो चुके हैं, और जो आपके 12 क्या थे, शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो देखा हमने, लेकिन इसके बाद आता है संविधान की विशेषता में पहला तो था सबसे लंबा और लिखित संविधान, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल से समझ भी चुके हैं कि क्यों था। यहाँ पे ये 4 पार्ट जो डिवाइड किया गया था भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, और ये पहले जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन नई एनसीईआरटी वो जो नई बुक थी 6th एडिशन उससे ही पढ़ा था, ये अभी पुरानी वाली है। उसके बाद आता है आपका कि विभिन्न स्रोतों से विहित था, कई जगह से लिया गया था, संविधान में कई सारी चीज़ें ली गई थी। उसके बाद आता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए इसको मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बस बता दिया है कि विभिन्न स्रोतों से विहित था, इसलिए हमारा संविधान इतना बड़ा था। इसकी विशेषता में एक ये भी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी 15-20 मिनट का, उसमें मैं आपको सारा कवर करा दूंगी। ठीक है, तो फिर क्या था, एकात्मकता की ओर के साथ झुकाव के साथ साथ क्या थी आपकी संघीय व्यवस्था थी। नम्यता और अनम्यता का समन्वय भी हमने देख लिया था कि ब्रिटेन की तरह मतलब कठोर भी है और अमेरिका की तरह कहीं ना कहीं नम्य भी है। ठीक है, कि संशोधन वगैरह करना आसान भी है, और जब कुछ ऐसे मेजर्स टॉपिक पे संशोधन करना होता है तो वहाँ पे इतनी आसानी से हम संशोधन कर भी नहीं पाते हैं। सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप किस तरीके से है इसका भी बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम बात करें यहाँ पे तो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारे यहाँ पे एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, ये विशेषता में ही आती है। ये सारे टॉपिक सिर्फ टॉपिक आपको लिखने हैं। ठीक है, कि संविधान की विशेषता क्या क्या है। उसके बाद है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि संसद की जो संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता, इनमें किस तरीके का क्या समन्वय है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो संसदीय संप्रभुता की बात की जाती है तो संसद की संप्रभुता का नियम कहाँ से जुड़ा है आपका,
ब्रिटिश से, ठीक है, कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया, कहाँ का समन्वय है हमारा, तो ये है यूएसए का। लेकिन देखिए इन दोनों में आप कहते हो उधार का थैला, बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों में ही जैसे कि ब्रिटिश में संसद की संप्रभुता है उतनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि है। लेकिन वहीं पे ये आप पूरा पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी डिटेल से पूरा समझ में आ जाएगा, आप बुक पढ़ेंगे जब तो आपको समझ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि अमेरिका, यूएसए की हम बात करते हैं तो वहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन किस तरीके से है, कैसे है, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर है। और देखिए ये पूरा लिखा भी गया है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ना वो ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। हमने लिया तो जरूर है, लेकिन अब ब्रिटिश प्रणाली से आपको बिल्कुल भिन्न देखने को मिलेगी, अपोजिट। जैसे कि आप देखोगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति हमने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से मतलब कम है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। लिया तो हमने वही से है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में क्या होता था कि विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 21 का प्रावधान है। अमेरिका में क्या है, ज़्यादा कठोर तरीके से, यानी कि जो अमेरिका में आप देखोगे कि वहाँ पे यदि एक बार जो भी नियम कानून बन गए तो बन गए, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, पर हाँ लिए हमने वहीं से है। उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जो ब्रिटेन संसदीय प्रभुता वो संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका के बीच यानी कि उसकी सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की भी प्राथमिकता दी। देखो सीधा सा मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि लिया तो हमने कई जगह से है, लेकिन हमने एक संतुलन बना के बैलेंसेबल कि जिस तरीके से, अब मान लीजिए कि हमने क्या लिया कि संसदीय संप्रभुता की बात कर ली हमने कहाँ से, ब्रिटेन से, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी ना कि जैसे ब्रिटेन में चल रहा है उसी तरीके से हम चलें। हो सकता है कि वहाँ का कानून थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, हम उसे स्ट्रांग बना के चलाएंगे। वहीं पे हमने न्यायिक सर्वोच्चता की बात की यूएसए से ली, लेकिन यूएसए में हो सकता है मतलब काफ़ी हो सकता है क्या, काफ़ी उसका कठोर है, हम उसको उससे मतलब जितना वहाँ का सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है उतना हमारे यहाँ का नहीं है, सीधा थोड़ा सा इसमें कमी है। देन इसके बाद एक आता है कि एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश में क्या है, एकीकृत, और जो भी एक फीचर्स मतलब इसके जितने भी फीचर हैं उनमें से एक ये भी आता है कि हमारे देश के संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र है, ठीक है। अब वो अलग मैटर है कि क्या स्वतंत्र तरीके से यहाँ पे वो न्याय कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते रहते, ठीक है। और क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट, मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्वतंत्र तरीके से न्याय कर पाते या नहीं कर पाते, कि जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी के सिटीजन के खिलाफ बोल रहा है तो ठीक है, वहाँ पे जो भी उसके आर्ग्यू कर रहे हैं वो सही बात है, लेकिन जैसे ही ये पार्लियामेंट के मेंबर्स में बात आती है ना, अभी कई सारे आप करेंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो कई सारे आर्टिकल्स आए थे जहाँ पे देखा गया कि जब भी ना इनमें बात आती है कि ठीक है मतलब संसद ऐसा कर रहे हैं, सांसदों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो वो संविधान बदलने की कोशिश करने लगते हैं, संशोधन करने की ही कोशिश करने लगते हैं, तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जितना संविधान में लिखा उतना ही करेगा, और हाथ में किसके है संविधान में संशोधन करना, पार्लियामेंट के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो है नहीं। बस इतना है कि संविधान में जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट उसका सक्षर पालन करेगा, उसके आगे वो उसकी मर्जी क्या है, उसकी निजी दुश्मनी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ बातें याद रखिएगा। तो बस इतना जानिए कि हमारे देश का जो संविधान है वहाँ पे हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था मिलती है, उसमें कोई भी आप देखोगे कि यहाँ पे न्यायपालिका की जो स्थापना है वो भी स्वतंत्र है, और जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीडम इसको मिली हुई है। और भारत की जो हमारे यानी कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। कैसे शीर्ष पर है, ये एक पिरामिड बनाइए, यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए, देखिए यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, आपके लिए आसानी होगा। उसके बाद कौन आता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आपके कौन आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपके कौन आते हैं, निचली उसके नीचे के जो अदालत होते हैं यानी कि लोकल लेवल के जो होते हैं वो आते हैं। और फिर यानी कि देख सकते हैं आप लोग कि सबसे नीचे से यहाँ से आपकी निचली अदालतें, फिर उसके बाद जिला अदालत आएगी, उच्च अदालत आएगी, यानी कि उसके कुछ अधीनस्थ अदालत होते हैं, फिर उच्च अदालत आएगी, फिर आपकी क्या आती है कि वहाँ पे उच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय आता है। तो इस पिरामिड को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखिए आप में से जो भी जिनको बिल्कुल नहीं पता, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जैसे आपके यहाँ लड़ाई झगड़े होते होंगे, आप क्या करते हो कि जाते हो, मतलब कि पुलिस थाने जाते हो रिपोर्ट कराने के लिए। वहाँ क्या करते हो, आपको वहीं के जो आपके विकास खंड की जो भी तहसील विकास खंड, आई होप कि आप जानते होंगे, ठीक है। तो आपके एरिया का जो वहाँ पे क्या होता होगा कि एक न्यायालय बना जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है कैदी को। तो आप में से हालांकि ना गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी जानकारी तो खैर रखनी चाहिए अपने इलाके की। तो वहाँ से क्या करेंगे कि ले जाएंगे, आपको देखने को भी मिलता होगा कि हाँ यहाँ पे न्यायालय बना हुआ है, वो नेशनल न्यायालय, ठीक है। वहाँ से जब बात नहीं बनती है तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तहसील आते हैं, यानी कि कई तहसील से मिलकर एक जिला बनता है, कई जिलों से मिलकर संभाग बनता है, संभागों से मिलकर आपका क्या बनता है, राज्य बनता है, राज्यों से मिलकर आपका एक देश बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिले पे जाएंगे, जब यहाँ का फैसला मैटर मतलब थोड़ा ये है कि ज़्यादा पेचीदा वाला है, तो जिला अदालत में जाएंगे। बात अब यहाँ पे उठ रही है कि जिला अदालत में भी कुछ हो नहीं सकता, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे सीधे सीधे, या तो उसके और भी कुछ पार्ट होंगे, या तो हाई कोर्ट जाएंगे, और जब यहाँ पे भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, ठीक है। तो इनका पूरा अलग अलग मैटर है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे कोर्ट पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे समझेंगे। बस यहाँ पे संविधान की विशेषता में ये समझना है कि हमारे यहाँ पे एकात्मक, या कि आप बात करें एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के लिए भाई चैप्टर है अलग से, उसको भी देखेंगे हम लोग। बस एक फीचर आप इसके पॉइंट बस ये लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ना मन हो तो इसको ना लिखिए, क्योंकि अभी जस्ट बात पढ़ने ही वाले हैं। तो इसमें बस इतना समझ लीजिए कि 6 मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। पहले 7 थे, मूल संविधान में 7 थे, संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। मूल संविधान में कितने थे, 7 हमारे फंडामेंटल राइट थे। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या होता है, वो कौन कौन से हैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए पहला था समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जैसे मैंने पूछा ना कि 1773 से 1858 तक क्या था, कंपनी का शासन। 1858 से 1947 तक क्या था, ताज का शासन था। अब इसके अंतर्गत फिर वो उसको अलग अलग में डिवाइड किया गया कि क्या क्या कौन कौन से एक्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। समता का अधिकार, समता के अधिकार में क्या बात की गई आपका, आर्टिकल 14 to 18। पहले इसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों जोर दे रही हूँ कि आप पहले इसको याद रखिए, क्योंकि हमने 14 से 18 तक की बात की समता के अधिकार की। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में कि अस्पृश्यता का अंत में भी अस्पृश्यता ही था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अनटचेबिलिटी का जो है कि यहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये किस यानी कि किस अधिकार के अंतर्गत आता, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता। आर्टिकल नहीं पूछा भैया, यहाँ पे पूछ ले किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता। अब आपको पता है कि भैया आर्टिकल, देखिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि पूरा माइंड अपना थोड़ा सा भी लगाएंगे तो ये हमारे माइंड में आएगा कि अच्छा हमने देखा था कि समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 to 18 था, और आर्टिकल 14 to 18 में इसी के बीच में आता है आपका 17, अस्पृश्यता का अंत आता है। तो आर्टिकल 17 कहाँ पे आएगा, तो स्वतंत्रता के अधिकार में तो नहीं आएगा। पूछा गया था कि कौन सा अधिकार में आता है, कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हमारा कौन सा अधिकार होगा, फिर समता का अधिकार होगा। आपने गेस कर लिया कि हाँ समता का अधिकार होगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है। बात कर दिया उपाधियों के अंतर्गत किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 तक है तो समता के अधिकार में ही आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये पहले याद करिए कि आर्टिकल 14 to 18 समता का अधिकार करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो आपका 90 से 22 है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जो कि हमारा दूसरा है। लिखते जाइए, मन हो तो लिखते भी जाइए, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद आपका आएगा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आता है 32, ठीक है। यहाँ पे 32 जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का भी ऑर्डर देता है। वहीं पे आपका आता है, मैंने वेयर एक्ट यदि शेयर
किया था। आप टेलीग्राम में जाके देखिएगा, जो फाइल होती है ना, फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आप देखिएगा कि बेयर एक्ट की बुक जो है आपको मिल जाएगी। और नहीं मिले, क्योंकि मैंने खुद शेयर किया था, और ना मिले तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि उसमें नहीं मिल रही, मैं फिर से शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि बेयर एक्ट में सारे आर्टिकल आपको समझाए गए हैं, वो पॉलिटी के लिए और आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के लिए ही वो बनी ही है, और उसे ही आपको पढ़ना है, कोई और बुक नहीं पढ़ना। मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहाँ से जाके खरीदिए या तो PDF में पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि आर्टिकल 32 और 226 ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं, तो एक 32 किसका देता है, सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को 226 226 जो है आर्टिकल, वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की पावर देता है, और 32 जो है वो किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार, यानी कि इसमें सीधे से है कि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके उपचार के लिए ये आर्टिकल रखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार आपके क्या, न्याय योग, ठीक है। इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने रेट बताई है ना NCERT में, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रट्टा मारा है, बट फिर भी यहाँ पे जो नहीं किए होंगे, ऑब्वियस है कि बहुत से स्टूडेंट नहीं किए होंगे NCERT की क्लास, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी रिट है। सुप्रीम कोर्ट 5 ही रिट जारी कर सकता है। पहले ही है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा व उत्प्रेषण, जैसे ये जो अभिलेख है या रिट, इनको जारी कर सकता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, परमादेश का मतलब क्या है, प्रतिषेध का मतलब क्या है, अधिकार प्रेक्षा का मतलब क्या है, हम पढ़ा चुके हैं NCERT के चैप्टर में, ठीक है। उसको अभी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, बिकॉज अभी हम इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियस है कि आएगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आपने किया होगा क्लास तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे आता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये इसमें तो पूछा जाएगा सबसे पहले कि जो हमारा DPSP है, ठीक है, ये हमारे विशेषता में आ रहे हैं। मौलिक अधिकार हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे संविधान में है, ठीक है। अब ये नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले कि न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये एक राजनीतिक है, आप एक ऐसा कह सकते, एक राजनीतिक है, यानी कि यहाँ पे राज्यों को पावर दी गई है, पूरा राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि ये क्या करें, चाहें तो इसे लागू करें, ना चाहें तो नहीं लागू करें। अब आप ऐसा नहीं करोगे, मजदूरी, बराबर मजदूरी पाने का हमारा अधिकार है, तो हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जाओगे आप। राज्य चाहे तो देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा आपको। आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जाके इसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते हो। तो ये वादी योग्य नहीं है। बट हाँ, हमारे यहाँ एक शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कि चलो जनता के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, उसके लिए क्या किया गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई थी, और कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो ये 3 वर्गों में, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, इसको पूरा अलग से अच्छे तरीके से इसका डिफाइन किया गया है DPSP वाले चैप्टर में, वहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद मिनेर्वा मिल्स मामला जो आता है, यहाँ पे कुछ बातें कही गई थी। इसमें क्या हुआ था, ये 1980 में आता है, इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, कि 1980 में कौन सा केस आया था। तो इसमें क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि भैया ये किसने कहा था, किस मामले पे कहा था, कब कहा था, तो आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य, ये भी हमारे संविधान की विशेषता को दर्शाते हैं। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, तो हम अच्छाइयाँ बता रहे हैं ना, तो अब इससे सारी चीज़ें बताएंगे ही। और संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य के लिए जस्ट हमने इसके स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ भाग ऐड किए गए थे, जिनमें से चौथे का, ठीक है। तो भाग 4 चौथे के का में आपका क्या आता है, आपके ये आता है कौन सा, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, लेकिन आपको याद नहीं होगा अभी भी, ठीक है। और इसका भाग जो था वो क्या था, 51 का, ठीक है। तो आर्टिकल जो 51 है, तो यहाँ पे भाग आपका 51 का क्या था, इसमें जोड़ा गया था। और आर्टिकल 51 का भाग आपका 4 का है, ठीक है, ए या का आप जो भी समझे। और इसके बाद यहाँ पे आता है, ये जितने भी अधिकार लिखे वो कर्तव्य लिखे गए हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल 11 हो चुके हैं। और अब बात करते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की। तो हमारा राष्ट्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है
देखिए, ये मैं स्किप कर करके क्यों पढ़ा रही हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये तो हम खुद ही पढ़ लेते या ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। इसको स्किप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्ट इसके ख़त्म होती मैं सारे आर्टिकल्स कराने वाली हूँ पहले, और कहाँ कहाँ से संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसको कराने वाली हूँ, संशोधन कराने वाली हूँ। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसलिए हम सिर्फ इसके विशेषताओं पर ध्यान दे रहे हैं कि संविधान में ये चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा संविधान, यानी कि हमारे देश में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई। कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए कैसे। यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमारे यहाँ का राजकीय धर्म है, आप बताइए तो, आपको यदि पता हो तो बताइए कौन सा हमारा राजकीय धर्म है। कोई नहीं है, ठीक है। ना तो हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म है, ना कोई राजकीय धर्म है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हम यहाँ पे क्या बात, सबसे ज़्यादा बात जो कह दी गई थी कि जो धर्म है ना वो राजनीति से अलग ही रखा जाए तो बेहतर होगा। यानी कि धर्म का राजनीतिकरण ना किया जाए, या कि धर्म को, देश को धर्म के हिसाब पर या राज्य का धर्म पर कोई अधिकार नहीं होगा, कोई शासन सत्ता धर्म पर नहीं चलाएगा। जो जिस धर्म को मानना चाहे मानने के लिए इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। हम चाइना, भूटान, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत हमारा। और वो कैसे है कि यहाँ पे राज्य प्रमुख को किसी भी धर्म को यहाँ पे मान्यता देने का अधिकार नहीं है, ना तो उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है किसी भी धर्म में। आप चाहें तो हिंदू धर्म अपनाएं, आप चाहें तो मुस्लिम धर्म अपनाएं, आप चाहें तो सिख धर्म अपनाएं। हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस है, उसको भी बात करेंगे। कहीं कहीं पे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, हमारी न्यायालय भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन वो अलग मैटर है कहाँ पे करती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि राज्य प्रमुख यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आपके धर्म में, या तो उनको मान्यता नहीं दे सकते हैं। ये होता है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। कि कहीं भी आओ जाओ, आप किसी भी जाति वर्ग, किसी भी धर्म को, डजेंट मैटर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका मैटर है। आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं आप अपना लीजिए, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आपके समाज वाले विरोध करें उससे मतलब नहीं, बट यहाँ पे जो शासन सत्ता है वो आप पे क्या करेगी, विरोध नहीं करेगी। आपको कुछ नहीं बोलने वाली है कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। कौन? शासन प्रमुख आपका। हाँ, वो समाज फिर आपको पता ही है कि कितना बड़ा इशू बन जाता है, वो आप हैंडल करें। लेकिन यहाँ पे सरकार कुछ नहीं बोलने वाली है, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही थोड़ी ना हो गया था, प्रियम्बल में भी संशोधन कर दिया गया था। तब तक प्रियम्बल में एक ही बार संशोधन हुआ, इंदिरा जी के टाइम में, और उससे इंदिरा संशोधन के नाम से भी खैर जाना जाता है। तो वहाँ पे ये घटना हुई थी। अब देखिए, ये जो आर्टिकल जितने लिखे गए हैं, क्या क्या हुआ था, इनको हम लोग, मैंने बताया ना, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसकी थोड़ा सा, आप कोई भी किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला। यहाँ पे मैंने इसे पूरा ही डार्क कर दिया। तो इसमें ये जो दिखा गया है ना हमारा कि 61वां संविधान संशोधन 1889 कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन जो था हमारा, अमेंडमेंट नंबर था, वो कब का था? 1889 का था। और इसको आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि पहले वयस्क मताधिकार वाली जो आयु थी, आयु सीमा, वो 18 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आप 18 वर्ष के हुए तो आप एडल्ट माने जाते हो, ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि भारत की नागरिकता की बात करते हैं तो हम पे पहले ही आता है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, उसमें हम भारत के नागरिक होने चाहिए। नहीं, किसी भी पोस्ट के लिए आता है तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। या आपको वोटर ID बनवाना, उसमें भी आप वोटिंग राइट आपको मिलेगा कि आप 18 वर्ष से पूर्ण हो जाए तब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत के वयस्क मताधिकार की बात की गई कि आपको वोटिंग राइट कब से मिलेगा, तो कब से मिलेगा? वोट डालने का अधिकार जब आप 18 साल की उम्र पूरी कर लोगे, ठीक है। तो पहले 21 साल थी, पहले क्या थी? 21 साल थी। लेकिन बाद में क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन आता है 1989, और वहाँ पे कर दिया जाता है आपका 21 से 18। तो इसको याद रखना, हमारे संविधान में एक ये विशेषता है इसकी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जितने भी 18 साल की एज पूर्ण कर चुके, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे यहाँ पे किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो जो भी 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं, पागल या दिवालिया नहीं है, या जो भी यहाँ पे भारत के नागरिक है, उन सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा।
ये है आपके सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा संशोधन याद रखिएगा और लिखते जाया करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। एकल नागरिकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जस्ट यहाँ पे ना आज ही मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में कि उसमें एक डाटा आया है। अभी आपको पता है विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप बताएंगे अभी कि होम मिनिस्ट्री किसके अंडर पे है, जरा बताइएगा मिनिस्टर का नाम, कि होम मिनिस्ट्री जो है आपकी वो किसके अंडर पे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि लगभग 6.5 लाख या 6 लाख के करीब लोग क्या हो चुके हैं, भारत की नागरिकता छोड़ के अन्य अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। कितने, विगत 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों के तहत पूरा ये डाटा निकाला गया है। होम मिनिस्ट्री जो है आपके अमित शाह के अंडर में है अभी, और उन्होंने ये कहा है, जिसे राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, तो इन्होंने ये कहा कि लगभग मतलब कि कितने, आप पूरा एकदम से इन्होंने रीजन नहीं बताया कि क्यों हुआ है, मतलब क्यों इन्होंने ऐसा यहाँ से छोड़ के वहाँ की सिटीजन लेने के लिए ऐसा क्या था जो यहाँ नहीं इनको मिल रहा। खैर क्या था कि बात तो नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यानी कि 5 साल बीते हुए, 5 सालों का ये पूरा आंकड़ा है कि लगभग कितने 6 लाख लोग जो हैं वो क्या कर चुके हैं कि इंडिया छोड़ के दूसरे जगह की नागरिकता स्वयं से, मतलब अपनी मर्जी से ले चुके हैं। यहाँ पे किसी ने इनको बाध्य नहीं किया, वो अपनी मर्जी से वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैं एकल नागरिकता की बात कर रही थी और ये अभी जो डाटा बताने लगी उसका मतलब क्या भी बताती हूँ। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि हमारे देश में, यानी कि यदि हम भारत के हैं तो हमें सिर्फ भारत की नागरिकता है। भारत में हम कहाँ के हैं, अभी मैंने आपको ये पूरी एक चेन बताई ना कि पहले हम एक छोटे से कहाँ के होंगे, पहले तो हमारा घर आता है, घर के बाद समाज आता है, समाज से मिलके आपका क्या बनेगा, समाज से मिलके हमारा बनता है गांव, गांव से मिलके हमारा बनता है एक कस्बा, कस्बे से मिलके आपका बनेगा एक शहर, शहर से मिलके आपका बनता है एक पूरा जिला, जो भी आपका बनता है, मतलब कि जो प्रखंड होता है, ठीक है। और उसके बाद जिले से मिलके जो आपका प्रखंड बना है, संभाग, संभाग से मिलके आपका हमारा क्या बनता है, राज्य बनता है, और राज्य से मिलके हमारा बनता है पूरा एक देश, ठीक है। तो ये पूरी एक चैन के तरीके से है। यहाँ पे यदि हम कहें कि हम कहाँ से हैं, अभी आपसे कोई पूछता है हम इंडिया के हैं, ठीक है, यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप कहाँ के हो, तो आपका पहला आंसर क्या होगा। यदि मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं भी इंडिया की हूँ, आप भी इंडिया के हैं, तो मैं एमपी से हूँ, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो सीधा सा आपका आंसर ये होगा कि हम यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, जहाँ के भी आप होंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। आप ये नहीं बताएंगे कि यूपी के, जौनपुर के, मतलब कि जो भी आपके मतलब मुझे नहीं पता कौन कौन से वहाँ पे इलाके आते हैं, जो भी आपका गांव होगा वहाँ का नाम बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। सीधा सा मैंने एमपी से आपसे बात की, आपने क्या बताओगे, हम यूपी से, ठीक है, यही हम बताते हैं ना। लेकिन हम कहीं बाहर गए, हम क्या बताते हैं, हम ये नहीं कहते कि यूपी के नागरिक हैं, हम ये कहते हैं हम यूपी से हैं, सीधा सा है कि हम यूपी से। लेकिन हम देश से अपने बाहर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, या पाकिस्तान जाते हैं, या कि और किसी कंट्री में जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, हमसे जब भी पूछा जाएगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, सो हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे कि इंडिया, वी आर इंडियन, ठीक है। हम कहाँ के, इंडियन है। हम ये नहीं कहेंगे अरे भैया हम वहाँ के, इंडिया के एक यूपी स्टेट है ना, यूपी स्टेट के अंदर एक ज़िला है, ज़िले के अंदर एक गांव है, हम वहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम इंडिया के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नागरिकता मिली हुई है, ना तो हम यूपी के नागरिक हैं, ना एमपी के नागरिक हैं, ना बिहार के, ना केरला के, ना तमिलनाडु के, ना जम्मू कश्मीर के हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं, हम भारत की नागरिकता, दैट मीन्स हमें एक नागरिकता। अब ये एक नागरिकता के अलावा जो कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भैया अमेरिका में है तो दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, और अमेरिका में जब दोहरी नागरिकता है तो इसका मतलब क्या है दोहरी नागरिकता का, तो यहाँ पे ये है कि देखो अमेरिका में राज्य का भी हेड होता है, स्टेट सेंटर का भी हेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था ना कि एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था भी है, तो वहाँ पे हमने देखा ना सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके जो फीचर्स वाला पहला पार्ट है वहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेंटर कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू स्टेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका की जहाँ पे हम यूएसए की बात कर रहे हैं, तो अपने उसमें स्टेट भी पावरफुल है, अपने उसमें सेंटर भी पावरफुल है, तो इनमें इनको राज्य की भी नागरिकता मिलती है, और इनके क्रांति की और जो
मतलब कि इनका जो प्रांत है उसकी भी नागरिकता मिलती है, और उसके बाद ये जहाँ के रह रहे हैं वहाँ की भी इनको नागरिकता मिलती है। राष्ट्र और प्रांत दोनों की ही इन्हें नागरिकता मिली हुई होती है, तो दोनों का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। लेकिन हमें सिर्फ एक नागरिकता है, वो भी कहाँ की है, तो हमारे यहाँ की है। और जैसे ही हमने कहीं दूसरी जगह, अभी सिटीजनशिप का चैप्टर आएगा तो वहाँ पे पूरा नागरिकता पढ़ेंगे, कैसे समाप्त होती है, किस किस तरीके से आप नागरिकता पा सकते हो। CAA वाला केस, मतलब कि NCERT वाला चैप्टर मैंने समझाया था, फिर अभी आएगा वो भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि एकल नागरिकता का मतलब क्या है, कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। एक बार एक स्टूडेंट था, एडमिशन लेने के लिए गया MPhil PhD में, किसी में एंट्रेंस का एग्ज़ाम था उसका, वो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हो गया, अब कुछ इंटरव्यू वाले बोर्ड वाले बैठे थे, तो वहाँ पे क्या किया, उन्होंने पूछा कि भाई आप यूपी के नागरिक हो। तो उस बंदे ने क्या कहा, मतलब सोचा ना समझा, सीधे बोला यस सर हम यूपी के नागरिक हैं। मतलब वो यूपी से बिलोंग करता था, तो उससे पूछा गया कि आप यूपी के नागरिक हो, उसने कह दिया हाँ यस सर हम यूपी के नागरिक हैं। उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में हमें यूपी की नागरिकता नहीं मिली हुई है। और उन्होंने क्वेश्चन ऐसे बड़े प्यार से पूछ लिया, मासूमियत से। इंटरव्यू में चिल्ला के थोड़ी ना पूछे, है यूपी के ही नागरिक हो क्या, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में तो कुछ लोचा है। उन्होंने प्यार से पूछा, तो ऑब्वियस उसको भी मतलब समझ में नहीं आया, कहा हाँ हम यूपी के ही हैं। तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी है कि यूपी के नागरिक है, हम देश के, अपने भारत के नागरिक है, ठीक है, यूपी और इसके नहीं है। तो भारत के नागरिक का मतलब जहाँ के आप हो वहीं के हम भी हैं, चाहे हम किसी भी इंडिया के कोने में हो, लेकिन हम और आप हैं कहाँ के, एक ही घर के हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इसलिए अलग अलग नहीं समझना है। उसके बाद आता है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय की भी यहाँ पे बात की गई है। तो देखो स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या है, कि भारतीय जो संविधान है केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, यानी कि राज्य और केंद्र न्यायिक अंग ही उपलब्धता कराता है, यानी कि बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। यहाँ पे कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है, और इससे संविधान ने क्या किया, भारत सरकार के लोकतांत्रिक तरीके, यानी कि जो लोकतांत्रिक है हमारा, उसका महत्वपूर्ण परिकल्प, या कि कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है। जैसे आप देखोगे क्या आता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आपका क्या करता है, यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराता है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वहाँ पे प्रधानमंत्री का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो। अभी देखिएगा, निर्वाचन आयोग की बात की है मैंने। निर्वाचन आयोग में यदि कोई पूछे कि भाई पंचायत का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, तो थोड़ा सा आँख कान खोल के आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी राज्य निर्वाचन आयोग भी आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग जो है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो वो भारत का निर्वाचन आयोग है, जो कि उसके लिए कुछ फिक्स है कि हाँ ये इतने ही चुनाव करा सकता है। और मैं ये पूरा डिटेल फिर से बता दूं, नहीं पढ़ा रहे क्योंकि सारे चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, बस एक विशेषता पढ़ लें कि ये अंदर इसके है। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग और पंचायतों के चुनाव कराने वाले या नगर निगमों के चुनाव कराने वाले, उनके लिए भी अलग से आयोग बनाए जाते हैं। खैर ये क्या होती है, एक स्वतंत्र बॉडी होती है, ठीक है। इस पर किसी का मतलब प्रधानमंत्री कहे कि अरे इस बार तो हमारे लिए, हमारे पक्ष में ही काम करना, वो उनका अंदर का मसला अलग होगा, हमारी जानकारी के लिए ये एक स्वतंत्र बॉडी है। उसके बाद कैग आता है, कैग भी एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है। इन सब का काम क्या क्या है वो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद आपका UPSC आता है, जो अभी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS आता है। तो ये सारे के सारे जो भी आयोग हैं, ये एक आयोग है, ठीक है, कोई जॉब नहीं है। UPSC आप कर रहे हो, कह देते हो कि हम क्या कर रहे हैं, UPSC का मतलब UPSC की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे चॉइस होते हैं IFS, IAS, IPS। तो बहुत सारे NDA का एग्ज़ाम भी कराता है, CDS का एग्ज़ाम भी कराता है, और सारे प्रिंसिपल्स वगैरह के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब कि UPSC एक आयोग है। स्टेट PCS की बात किया जाए तो वो भी एक क्या है, आयोग है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र आयोग है। यहाँ पे किसी का बस नहीं चलता कि प्रधानमंत्री या आपके जो बहुत बड़े राष्ट्रपति महोदय साहब हैं जाके कहें इनसे कि भैया क्या करो, हमारे बच्चे का सिलेक्शन करवा दो, तो करवा देंगे। अभी भी यहाँ पे योग्यता के आधार पे ही सिलेक्शन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं इसमें भी खैर आरक्षण दे दिया गया है। तो लेकिन हाँ ये है कि अभी भी यहाँ पे योग्यता स्वतंत्र बॉडी है, किसी का कोई सिफारिश नहीं चलती यहाँ पे। तो कोई ये तो बात करते ही कभी ना करे कि UPSC घोटाला करती है, घपला करती है, सिफारिश से काम चलता है।
देखो अंदर का मैटर अलग है, हमें जो पता है यानी कि हमें आपको यही मिलता है कि ये स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। वरना आज को कितने पीएम सीएम के बेटे वहाँ पे डीएम सीएम बने बैठे होते, तो ये तो साफ साफ दिख भी रहा है। तो कुछ स्वतंत्र निकायों का भी गठन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपातकाल का भी प्रावधान है। कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य में आपातकाल है यानी कि राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल है। इनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल डिफाइन किए गए हैं। तो वो आर्टिकल कौन से हैं आपका? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें 352, 356 जो राष्ट्रपति शासन है, और 360 वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल आज तक का भी लगा नहीं है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन आपका आता है यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था भी है। तो देखो राज्य और केंद्र वाला मैटर तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ पंचायती व्यवस्थाओं का भी यहाँ पे लॉन्च किया गया कि छोटे मोटे जो कस्बे हैं ना, वहाँ की जो भी छोटी मोटी होती हैं शिकायतें, डायरेक्ट कोई नहीं जा पाता ना राज्यसभा लोकसभा के मेंबर से मिलने। हमारे इलाके का बन जाएगा, वहाँ का सदस्य बन जाएगा, उसी को हम दर्शन नहीं कर पाते कि भैया कैसा। सरपंच बन जाता तो उसके दर्शन तो मिलते नहीं है। वो तो बहुत बड़े बड़े विधायक सांसद बन जाते हैं, उनके तो भगवान ही स्वरूप हो जाते हैं वो लोग। आप देख ही सकते हो इस टाइम उनका कितना बोलबाला चलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था कि चलो छोटे तबकों के लिए हमें इनका कंडक्ट कराना चाहिए। इनके लिए पर्टिकुलर संविधान में संशोधन किया गया है। इनके लिए अनुसूचियाँ ऐड की गई हैं, 2 अनुसूचियाँ ऐड की गई हैं। और संविधान संशोधन नंबर क्या था, कब किया गया था, ये आपको याद रखना है। 91-92 की ये घटना है जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, और यहाँ पे भाग भी बढ़ाए गए थे, जो कि 9वां भाग था और 9वें का ए था, ठीक है। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी, और उसके बाद एक 12वीं अनुसूची भी ऐड की गई थी, और दोनों में एक में था आपका जो 11वीं थी वो बात करती थी आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या, पंचायती राज्य की, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही होता है। तो यहाँ पे 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है, और ये आपका बात करती है नगर निगम की, ठीक है। तो नगर पालिका का उसके भाग क्या था, तो एक का 9 था और एक का भाग 9A था। नगर पालिका वाला 9A था, जो इसका पार्ट था वो आपका क्या बनेगा 9A, लेकिन इसका जो पार्ट होगा पंचायत वाला वो बनेगा 9, बस सिर्फ 9 है। देखिए ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपके किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये पंचायती राज्य व्यवस्था ना इतना पूछता कि गजब। और एमपी पीसीएस की कोई तैयारी करने वाले हो उनके लिए तो दौड़ा के पूछता। एक अलग से नहीं सिलेबस में मेंशन किया गया है, आपकी सबकी सिलेबस जो भी आपकी स्टेट है उन हर एक स्टेटों में पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी, देखिए कॉमन सी गलतियां हम कर जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सबको पता होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां ना जो कि पता होते हुए भी हम कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी। इसलिए पछतावा ना हो, छोटी गलतियां तो ना ही करें। बड़ी गलतियों की बात देखा जाएगा कि किसी से नहीं हो रहा तो हमसे भी नहीं हो रहा। बट यहाँ पे यदि हम मार्क्स कम कर जाए कि भाई पंचायती राज व्यवस्था किस पार्ट में था यार, ये तो पता ही नहीं था, बहुत छोटी गलती हो जाएगी ना। इसलिए पछतावा ना रहे, ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं तो मेहनत लगा के ही पढ़ लें, क्या जाता है। उसके बाद देखिए शायद हम इतने ही थे या कुछ और है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका हुआ। अभी सहकारी समितियाँ पीडीएस सिस्टम से आपको भोजन पानी मिलता रहता, ये सारी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सहकारी समितियाँ भी ऐड हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आलोचना होती है। ये जो आलोचनाएं है ना वो किस तरीके की हैं, क्या है, तो बस आलोचना का सीधा सा मतलब, ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में। और आपके पास बुक है तो प्लीज़ पढ़िए, बुक पढ़ना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो देखने से आपका काम चलने वाला नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उधार का संविधान क्योंकि हमने कई देशों से लिया था। जब उधार का संविधान उन्होंने कहा तो डॉक्टर भीमराव जी ने अपने स्टेटमेंट में दिया था कि भैया हमें गर्व है कि हमने उधार लिया, उधार लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने उसे एज इट इज अपना नहीं लिया। ये भी यहाँ पे बताया गया। 1935 के अधिनियम की कॉपी मेंस का क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि हमारा भारत का जो संविधान है 1900 अधिनियम की 2 कॉपी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम की बुक का आप 400 प्लस पेजे कुछ है वहाँ पे पढ़िएगा। 1935 का अधिनियम पूरा तरीके से समझाया गया है क्या क्या इसमें था, और आप समझ जाओगे कि जो हमारे संविधान में बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम में कहा जा चुका था पहले ही, क्योंकि वो ब्रिटेन का मॉडल था, ठीक है। 1935 का अधिनियम कहाँ का था, ब्रिटेन से लाया जाता है, तो ब्रिटेन का मॉडल था और हमने उसे एज इट इज अपना लिया। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि 1900 अधिनियम की ये कॉपी है, 1935 के अधिनियम की, ऐसा कहा गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो अभारतीय तथा भारतीयों का विरोधी, तो यानी कि इसमें क्या बताया गया, अभारतीय अथवा भारतीयता का विरोधी। तो खैर जो भी ये कह रहे हैं कि मतलब
भारतीयों की विरोध, ऐसा संविधान बना है जहाँ भारतीयों का कोई अस्तित्व ही नहीं, भारतीयों के लिए कोई बात ही नहीं की गई। किसके लिए बात की गई है, खैर ठीक है। अब गांधीवाद से दूर, यानी गांधीवाद जो चाहते थे, गांधी जी जो चाहते थे, इसमें ये बताया गया कि उनके हिसाब से संविधान हमारा नहीं बनाया गया। गांधी जी क्या चाहते थे कि गांव का एक छोटे इंसान से शुरू किया जाए, लेकिन भैया प्लानिंग कमीशन आई थी हमारे यहाँ, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ था, ये प्लानिंग कमीशन जो थी वो कहाँ की थी, पहले यूएसए वहाँ रसिया पे चल रही, ठीक है, वहीं से ये लाया गया। अब ये जो योजना आयोग थी हमारी, योजना आयोग में आपको देखो जो हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे उनको ये नए वर्ड नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि इन सब के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जो योजना आयोग आती है, तो योजना आयोग में भैया टॉप टू बॉटम, अब स्कीम आती है योजना आयोग, ठीक है। स्कीम में क्या किया है, टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स कि यहाँ से ये टपकन सिद्धांत, ये बूंद बूंद करके देखो, इसे टपकन सिद्धांत के नाम से जाना ही जाता था। तो ऐसा मत कहिएगा कि मैडम ने ऐसा कहा, टपकन सिद्धांत इसका नाम ही था, ठीक है। अब ऐसे आ रहा, यहाँ से बढ़िया बारिश हो रही, ठीक है। अब यहाँ से आते थे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यहाँ आते भैया जीरो हो गया, कुछ मिला ही नहीं। करना किसके लिए चाहिए था हमें कि यहाँ गरीब तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अब इन्होंने योजना आयोग लाया और योजना आयोग चल दी ऊपर से, यानी कि पहले जाएगी अमीरों के पास, उसके बाद से बिचौलियों के पास, उसके बाद से फिर आते 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 चलते चलते इनके पास भैया कुछ ना मिला। ये जैसे थे वैसे ही रह गए। तो क्या किया गया, समझा गया कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता। यूपीए की जो सरकार थी उसका तो पता चला कि अब नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या किया, यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है। अब इन्होंने जो आते हैं, कौन, बीजेपी की सरकार आती है, इन्होंने क्या कहा, भाई एनडीए की सरकार आती है, और इन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अब हम जो प्लानिंग कमीशन है उसको हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे नीति आयोग लाएंगे। नीति आयोग में क्या किया गया, बॉटम टू टॉप, नीति आयोग में जो भी स्कीम आएगी तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से बॉटम पे पहले जाएगी, बाद में टॉप पे जाएगी। लेकिन योजना आयोग इसके जस्ट होता है, कई बार क्वेश्चन बना है कि योजना आयोग का सिद्धांत जो था कि किस सिद्धांत पे काम कर रही थी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो योजना आयोग जो थी ऊपर से नीचे, यानी कि पहले अमीरों के पास जाएगी फिर गरीबों के पास आएगी, उसे टपकन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था। और जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप, यानी कि पहले गरीबों के पास जाएगी जिनके लिए रियलिटी में काम किया जाना चाहिए, फिर जाएगी अमीरों के पास, बचा कुचा तो चली जाएगी, नहीं बचा कुचा तो नहीं जाएगी, ठीक है। ये आया नीति आयोग। भाई नीति आयोग कब लॉन्च किया गया था, एनडीए की सरकार, मैंने बता दी एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में आती, ठीक है। अब आपका बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग जो है वो हमारा लॉन्च कब किया गया था, ठीक है। इससे फटाफट आप बताइए, योजना आयोग की जगह पे आया था, और बस इतना बताना है कि कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये सन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। और मैंने बताया कि देखो छोटी छोटी गलती तो नहीं करना, बड़ी गलती कोई भी कर जाता है, पर छोटी गलती कर दिए आप ना तो वहीं से हम पीछे हो जाएंगे। तो जो सबसे आता है वो हमसे ना, ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा बताइएगा कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब किया गया था। और अब यहाँ पे आता है वकीलों का स्वर्ग। भाई लोग कहते हैं वकीलों का स्वर्ग कैसे है, देखो इसको भी बताते हैं। पहले महाकायकार, इन्होंने कहा कि तो लंबा टाइम ले लिया भैया, 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत टाइम होता है, ठीक है। 18 महीने का टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगता है यहाँ पे संविधान बनाने में। उसके बाद 395 अनुच्छेद, बाप रे बाप, किसी भी दुनिया के संविधान में नहीं है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे 22 भाग, मूल संविधान की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका आ गया क्या, 8 अनुसूचियाँ। अभी जस्ट अपडेटेड बुक में आप पढ़ेंगे तो कितना 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, संशोधन 104 हो चुके हैं, ठीक है, हमारे संविधान में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इन्होंने कहा कि इसका महाकाय आकार है। और उसके बाद आता है वकीलों का स्वर्ग। भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो वकीलों का, पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पे प्रभुत्व अपना जमा रहे थे, कोई था नहीं। देखो जितने भी लोग थे, चाहे वो गांधी जी हो, आपको पता है वो भी वकील थे, चाहे अंबेडकर जी हो पेशे से वो भी एक वकील थे, नेहरू जी हो, चाहे कोई भी हो, पढ़े लिखे ही वहाँ पे, ये बात सच्चाई है कि सम्मिलित थे। और नहीं होते तो इतना जो दूरदर्शी रूप से सोचा गया था वो हो भी नहीं पाता, ये भी पता सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों का यही था कि वकीलों का ही वर्चस्व था। तो हम भारत के लोग, जो हमारी प्रियम्बल में लिखा गया ना, पहला ही वर्ड आता है हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि भैया सारे के सारे भारतवासी यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, भारतीयों के प्रतिनिधि हर एक 10 लाख पे एक चुना गया था। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे वही
पूरे 10 लाख को डिनोट कर रहा था एक बंदा, ठीक है। तो वही लिखे थे कि हम भारत के लोग, यानी कि सारे भारतीय मिलके ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनसे मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो पीटी के लिए इतना ये पॉइंट्स जो हैं क्रिटिसाइज वाले इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिखना पढ़ना ना करें तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो केशवानंद बनाम भारती मामला, ये सारी चीज़ें वहाँ जो लिखे रहते हैं ना, आपको इससे लिखा होगा। अब तो वहाँ से ऊपर आ गए तो ना ही जाए, बता दें यहाँ पे जैसे केशवानंद बनाम भारती मामला, यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। तो ये जो 7 का लिखा होता है ना नीचे, उसके जब लास्ट में चैप्टर के आते हो तो उसी का मतलब यहाँ पे ये बताया गया होता है कि 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ था, 2 नंबर पे वो जो ऊपर नंबरिंग छड़ी होती है वही का यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करके समझाया होता है। तो ज़रा आप उसे जब भी कभी समझ में ना आए तो इनको देख लिया करिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा आता है, संविधान की प्रस्तावना। वाह, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मुझे लगता है ना कि हम लोग एक रिवाइज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटी है एनसीईआरटी में तो मैंने कोशिश की है कि लक्ष्मीकांत भी साथ साथ कवर करते जाऊँ। बहुत टाइम लगा मुझे एनसीईआरटी कराने में, बहुत सारे वीडियो बने हैं 6 से 12 तक के एनसीईआरटी की आप बात करोगे, लेकिन हाँ ओवरऑल चीज़ें कवर भी हो चुकी हैं, ठीक है। कि जितना भी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद, तो मुझे खुद ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक बार आप रिकॉल्स टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो भी किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आप खुद से ही किताब पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, तो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। 6 to 12 एनसीईआरटी जो है आप पढ़िए उसे, और आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ से हमें बनती हैं। और इसलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रियम्बल में देखेंगे क्या क्या है, कैसे है। आपके लिए होमवर्क है कि प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है उससे कल याद करके आइएगा, ठीक है। क्या करके आना है, याद करके आना है, शब्द पूरे एक एक करके। कई सारे लोगों के इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि यहाँ पे आपको क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना आती है, तो लोगों ने कहा यस सर। तो उन्होंने क्या कहा, प्लीज़ सुनाएंगे। और वो क्या करते हैं, उन्हें सुनाना पड़ता है, हालांकि वो पूरी नहीं सुनते हैं, लेकिन आपको वो फ्लुएंसी चेक करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो अब जब ऐसा सुनाने लगते तो उनको लगेगा कि यस हाँ ये बंदा जानता है, ठीक है। भले ही आपको वो शॉर्टकट में होता है ना कि संपूर्ण प्रभु तो संपन्न के आगे कुछ ना आता हो, बट इतना तो आता होगा ना कि एक फ्लो में हमने स्टार्ट कर दिया, और बाई चांस लक ही ख़राब होगा, कह दिए भैया पूरे ही सुना डालो। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप शॉर्टकट में याद रखें कि ये है, इसलिए आपको पूरा उसका अक्षर सह याद करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये याद करके आना कल, ठीक है, क्या प्रस्तावना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे इनके एक एक वर्ड्स को समझेंगे क्या कैसे है। और देखिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉट ए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे जो भी पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी ही चीज़ें पढ़ी जाएंगी और उसके आगे का नहीं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हाँ ये है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते चलेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी है ना हम उसे आसानी से क्या कर सकें कि सॉल्व कर सकें। और अब यहाँ से देखा जाएगा जो भी हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं तो बेटर होगा। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, इतना तो थोड़ा बहुत आप कर ही सकते हैं। तो यदि ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा तो बल्ले बल्ले, फिर कोई बात ही नहीं है। पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मुझे बार बार ना कहना पड़े, गला दर्द करने लगता है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाते जाइए। गुड स्टूडेंट की यही पहचान है, ठीक है।